सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर कर रहे थे इन्वायरमेंट में कृषि और मृदा। इसके पहले वाले भाग में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि कृषि क्या होती है, कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि देखा था। फिर हमने पशुपालन देखा था और साथ में मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और केचुआ पालन, मुर्गी पालन, ये सारी हमने जो है सारे कल्चर पढ़े थे। और आज हम लोग करेंगे कि फसल जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, फसल कितने प्रकार के होते हैं, विदेशी फसलें कौन कौन सी हैं, रेशे तंतु क्या होते हैं जिसमें कृत्रिम रेशा एवं प्राकृतिक रेशा पढ़ेंगे, मृदा क्या होता है, मृदा के प्रकार देखेंगे। ठीक है, मृदा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, और भारत की प्रमुख फसलें क्या क्या हैं, और भारत के कौन से राज्य किस फसल में अग्रणी हैं, ये सब भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, पिछली वीडियो को जाकर पर्यावरण की सजीवन बूटी का जो रामबाण का सीरीज है उसको देख लें, और मैथ्स के लिए सजीवन बूटी का प्लेलिस्ट में अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं फसलों के प्रकार। हमारे भारत में 3 तरीके की फसल पाई जाती है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं रबी की फसल क्या होती है। रबी रबी मतलब होता है सूर्य, सूर्य मतलब होता है ठंडी में। ठीक है, जो फसलें ठंडी में होती हैं, जैसे ये क्या होता है, रबी की फसलें ये अक्टूबर नवंबर में ठंडी में बोई जाती हैं। जैसे गेहूं आपका हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, सब ठंडी में जो बोई जाए, और इनको काटा कब जाता है, अप्रैल में, गर्मी में। और खरीफ वही क्या होता है आपका, जैसे चावल, मक्का, कपास होता है, ये जो है गर्मियों में बोते हैं और इसको सर्दियों में काटते हैं। और वहीं जायद जो है ये गर्मियों की फसल, एक तरीके से जैसे जैसे जो ज़्यादा पानी हमें जल देते हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, ये सब जो है जायद की फसल है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं उसको। जैसे रबी की फसल है और खरीफ की फसल है। ठीक, तो रबी की फसल की बुआई ये फसल जो है शरद ऋतु यानी ठंडियों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ये क्या है, रबी की फसल है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपका, पूछ लेता है कि सरसों किस प्रकार का फसल है, रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आएगा तो आप कहेंगे सरसों जो है रबी की फसल है, क्योंकि अक्सर ये ठंडियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। सरसों तिलहन है। ठीक है, तिलहन के जो जनक है उनको सैम पित्रोदा, जो मैंने आपको कल बताया था, क्रांति तब बताया था। ठीक, खरीफ की फसल क्या होती है, ये फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं। जैसे जरई, गांव में धान बैठाते ना, कब, जून जुलाई, जब बारिश होती है तब। तो ये अक्टूबर नवंबर में भी काट लिया जाता है, जैसे चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। वहीं जायद की फसल की बात करते हैं हम, जायद की, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपका ककड़ी हो जाएगा, ठीक, खीरा हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, और लौकी हो जाएगा, तरोई हो जाएगा, ये सब जो है क्या है, जायद की फसल है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ विदेशी फसल है। ठीक है, कुछ विदेशी फसलों के बारे में, जहां से 2 क्वेश्चन आपका सीटेट में 31 जनवरी को पूछा गया था। 31 जनवरी को 2 क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा गया था सीटेट में इस बार। और वो क्या क्वेश्चन था, इसी में आपका मैच कर जाएगा, इसी एक टॉपिक में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मृदा और कृषि, इसको हल्के में ना लीजिए। यहाँ से यूपी टेट में 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। और 34-35 मिनट का जो लेक्चर मैं बनाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि फर्जी बातें बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको आधा घंटा में, 1 घंटा में 3 प्रश्न बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है भाई। अगर मतलब आप 30 घंटे में पूरी इन्वायरमेंट खत्म कर लेंगे 30-40 लेक्चर में, तो आप समझिए बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा जो शुरू से टारगेट है वही 130 प्लस, हम इसको कम नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा करते जाएंगे। 130 से ज़्यादा टेट में नंबर लाना है सभी को, और सुपर टेट में भी यही सिलेबस है। 10 नंबर इन्वायरमेंट आपको फ्री में मिल जाएगा यहीं से। तो देखते हैं कुछ विदेशी फसलों के बारे में। जैसे गेहूं का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये उत्तर पश्चिम एशिया में, और चना उत्तर पश्चिम एशिया। तो गेहूं और चना की उत्पत्ति उत्तर पश्चिम एशिया से हुई है। ठीक है, वही हम बात करते हैं। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था सीटेट में, वो पूछा गया था मिर्च कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से सर्वप्रथम मिर्च, कहाँ से इसका खोजा गया था, तो ये दक्षिण अमेरिका। तो आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद, ये सब जो है कहाँ से आया था, ये सब आया था आपका दक्षिणी अमेरिका से। आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, अमरूद, ये जो है विदेशी जो फसल है ये दक्षिणी अमेरिका से आया है। ठीक, आगे और बात कर लेते हैं। मक्का, मक्का सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, तो ये मैक्सिको में सबसे पहले मक्का आया था। मटर और गोभी जो है ये आपका यूरोप में आया था। मटर और गोभी यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले मटर और गोभी आया था। वहीं सोयाबीन और चाय ये चीन में सबसे पहले आया था। ठीक, लेकिन कॉफ़ी जो है अफ्रीका में आया था सबसे पहले, और पपीता जो है अमेरिका में आया था। तो आपका सीटेट में जो प्रश्न पूछा गया था काफ़ी, कॉफ़ी कहाँ का, सर्वप्रथम कॉफ़ी की ये विदेशी फसल कहाँ की है, तो अफ्रीका की। और आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था मिर्च,
मिर्च जो है विदेशी फसल सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो दक्षिण अमेरिका में। तो 2 क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं रेशा तंतु के बारे में। यहाँ से भी आपका सीटेट में एक प्रश्न बना था, वो क्या बना था मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो जैसा कि हमने लिखा है रेशा तंतु, रेशा हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम रेशा। कौन कौन? प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। हम लोग देखेंगे प्राकृतिक रेशा पहले क्या होता है कि प्राकृतिक रेशा ये जानवर या पेड़ पौधों से मिलते हैं। कहाँ से? जानवरों प्लस पेड़ पौधों से। ठीक, तो जानवर और पेड़ पौधे से मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। वहीं जब कृत्रिम रेशा ऐसे रेशा होते हैं जो रसायनों से बनते हैं। किससे बनते हैं ये कृत्रिम रेशा? रसायनों से बनते हैं, उन्हें हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है। अगर आपसे पूछा गया था मानव निर्मित कृत्रिम रेशा, तो मानव निर्मित हो जाएगा रेयान। वहीं अगर पूर्ण रूप से कृत्रिम पूछा गया होता तो नायलॉन उसका सही उत्तर होता। अगर आपने सीटेट का पेपर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो प्राकृतिक रेशा भी 2 प्रकार का होता है, एक में होता है ऊन जो कि जानवरों से प्राप्त किया जाता है, वहीं जूट व कपास ये पौधों से प्राप्त किया जाता है। ऊन मुख्यतः भारत में पश्मीना और अंगोरा नामक बकरियों से प्राप्त की जाती है। कौन कौन? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, यूपी टेट में पूछा गया है किस बकरी से ऊन मिलता है, तो पश्मीना, पश्मीना और अंगोरा। पश्मीना और अंगोरा ये 2 बकरियां हैं जिनसे, भेड़ है जिनसे हमको ऊन की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। और भारत में मुख्यतः बकरी, ऊंट, याक, लाम इन सबसे जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि पौधों में, तो पौधों में हमें कहाँ से मिलता है? जूट व कपास से मिलता है। जूट और कपास, जूट और कपास। अभी मैं जूट और कपास के बारे में विस्तृत चर्चा आगे करूंगा। और इसके बाद है कृत्रिम रेशा, जो रसायनों से प्राप्त हो उसे हम कृत्रिम रेशा कहते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन। रेयान ए लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है, मानव निर्मित पूर्णतः जो है रेशा है। और वहीं नायलॉन जो है, नायलॉन ये पूर्णतः मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। ये जो है नायलॉन क्या है? पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरी तरीके से कृत्रिम रेशा, तो नायलॉन है। वही मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशा तो रेयान है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भी कृत्रिम रेशा है, जैसे पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, ये सब भी जो कृत्रिम ऊन है, ये सब आपका कृत्रिम रेशा है। तो हमने देख लिया कि हमारा रेशा क्या होता है। रेशा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। वहीं प्राकृतिक रेशा हमें ऊनों से प्राप्त होता है, भेड़ बकरियों से। और वहीं पौधों में जूट और कपास से प्राकृतिक रेशा प्राप्त करते हैं। अगर बात करते हैं कृत्रिम रेशा, तो ये भी हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। और ये भी जो आपका कृत्रिम रेशा रेयान होता है और नायलॉन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपका जूट और कपास है ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा। ठीक, और रेशे को हम लोग कैसे प्राप्त करते थे? रेशे से हमने आपको कल बताया था ना कि रेशा, जो रेशमी रुमाल वाला एग्जांपल आपको बताया था जो गाने में। ठीक है, इसमें क्या होता था, इस रेशे से धागा उगा बनता था, कपड़े बनता था, रुमाल बनता है, दुपट्टा बनता है। ठीक है, ये जानवरों से प्राप्त होता है, जैसा आप सबको पता होगा। ठीक, तो ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं। हाँ, इन्हें हम प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे जो प्राकृतिक रेशा हैं पौधों द्वारा जो होते हैं, जैसे जूट और कपास। जूट क्या होता है? इसे हम पटसन और फ्लैक्स पौधे से मिलता है। कहाँ से? पटसन। जूट आप इसको पटसन और फ्लैक्स पौधे से प्राप्त करते हैं। और पटसन पौधे के लिए पानी बहुत चाहिए, इसलिए इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में होती है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में होता है, इसके बाद असम में होता है और बिहार में होता है भारत में। तो यहाँ से आप जीके की दृष्टि से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है। इसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग वाला कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? सुनहरा, गोल्डन, गोल्डन। इसको जो है गोल्डन रेशा भी कहते हैं, यानी ये सोने जैसा होता है। आप खटिया उटिया गऊँ जो बनता नहीं, गऊँ खटिया उटिया एकदम जिस पे आप सोते हैं, लेटते हैं, पौंढते हैं, वही खटिवा क्या होता है? वो सुनहरा रेशा बना होता है। और यही होता है आपका जूट, इसी को तो कहते हैं जूट। हाँ, गाँव में पहले कतनी उतनी करके उसको बहुत काटते थे, जो है जूट जो है ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भारत में होता है जूट। अब कपास की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम श्वेत सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, श्वेत सोना के नाम से क्या जाना जाता है? कपास। कपास क्या होता है? रुई। अरे यार, वही जो रुइया जो दिया हुआ आप जलाते हैं गमुआ में, दिवाली में। ठीक है, जिसका दिया जलाते हैं वही कपास तो होता है। और कौन क्या होता है? तो कपास क्या होता है? इसके लिए काली मिट्टी पूछता है कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, तो कपास की। और भारत में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। और कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक, काली मिट्टी और उष्ण जलवायु। भूगोल में उष्ण को कहते हैं गर्म, क्या कहते हैं? गर्म। और शीत को कहते हैं ठंड। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये गर्म जलवायु में पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास पाई जाती है। इसको श्वेत सोना के नाम से कहा जाता है। और इसमें कम से कम 200 पाला रहित दिन होने चाहिए, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए। कपास की अगर खेती आप कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए। और यह गुजरात, सबसे ज़्यादा कपास भारत में गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए हमें? कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी। अब आइए हम लोग थोड़ा मिट्टियों का भी अध्ययन कर लेते हैं, मिट्टियों से संबंधित बातें। जैसे मिट्टी, मृदा, सॉइल इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। हम मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं और मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। और मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी, एक क्वेश्चन पीसीएस 2018 में पूछ लिया गया था कि मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेडोगॉगी और पेडोलॉजी में। पेडोगॉगी होता है शिक्षण विधि, लेकिन पेडोलॉजी होता है मिट्टियों का अध्ययन। ठीक, हम मिट्टी देख लेते हैं, मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। मिट्टी क्या होता है दोस्तों, आप सबको तो मिट्टी जो है ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला एक जो दानेदार कण है। कैसे है? ये दानेदार कण है जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, वही तो मिट्टी होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से। जब चट्टानें टूट जाती हैं और छोटी छोटी कणों में विभक्त हो जाती हैं, तो यही तो मिट्टी बन जाता है। और इसमें क्या होता है? जैव पदार्थ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जैव पदार्थ और खनिज होता है इस मिट्टी में, इसीलिए हमको यहाँ से फसल, इस मिट्टी पर हम लोग खेती वेती करते हैं, पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा मिट्टी का हम लोग कार्य समझ लेते हैं। मिट्टी तो देख लिए मिट्टी क्या होता है। अब मिट्टी का कार्य, मैं तेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका समय बचे। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी बोलते जाऊँ, हाँ कुछ भी करते जाऊँ, इसका ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपका समय बचे। और अगर अब भी आपको स्लो में बोल ऐसे लगता हो, किसी बच्चों को लगता हो कि मैं स्लो बोलता हूँ, तो वो क्वालिटी को जाके 1.25 या 1.50 या फिर अगर बहुत ज़्यादा तेज देखना चाहे तो 2 वर्जिन रेशियो में देख सकता है। ठीक है, तो मिट्टी हमने देख लिया परिभाषा। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। मिट्टी के कार्य क्या होता है? मिट्टी के कार्य के बारे में आइए थोड़ा समझते हैं हम लोग कि मिट्टी जो है अनेक जीवों का आवास है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, मिट्टी का कार्य, मिट्टी से घर बनाते हैं, मिट्टी में रहते हैं। जैसे आपके चूहे हैं, ठीक है, बिल में रहते हैं। वो बिल कहाँ होता है? मिट्टी में बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अनेक जीवों का आवास हमारा मिट्टी है। ठीक है, और इसका क्या कार्य है? ये पौधों को जकड़ के रखती है। जब देखते हो ये पौधे की जड़ कहाँ होती है? ये मिट्टी में तो जाती है। मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इसका जड़ जो फैलेगा कहाँ फैलेगा? मिट्टी में। तो मिट्टी जो है इनकी जड़ों को जकड़ के रखती है, पकड़ के एकदम, मतलब एकदम कस के रखती है, इसको छोड़ती नहीं है। और इसका ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और मिट्टी का क्या कार्य है देखते हैं। यह जो है पौधों को जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, क्योंकि मिट्टी के नीचे जल है, खनिज है, सब कुछ। तो ये क्या करती है? जैसे कोई पौधा है, ठीक है, इसकी जड़ों में जो जल और पोषक तत्वों का आपूर्ति कौन करता है? वो मिट्टी तो करती है। मिट्टी हमारी उर्वरक होती है। ठीक, तो ये मिट्टी के कार्य थे। अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? जैसे पहला है जलोढ़, दूसरा काली, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, ये सब आपके मिट्टी के प्रकार हैं। और भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि भारत में हमारा मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा कृषि होता है, सबसे ज़्यादा अनाज जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। ये गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कपास की खेती यही काली मिट्टी में होती है। और भारत में लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, और लेटेराइट तथा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जितना मैंने आपको लिखा है यही सब मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। अब हम करके एक एक मिट्टियों के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? ठीक है, जल ओढ़, जल प्लस ओढ़ बराबर जलोढ़, मतलब जल को ओढ़ना। ठीक है, जैसे आप चादर ओढ़ते हैं तो इसी प्रकार से जल को ओढ़ना। इस प्रकार मृदा जो है मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मैदानों तथा नदी घाटियों में। इसीलिए तो जल को ओढ़ेगी। जब नदी रहेगा, मैदान रहेगा, तो मैदान क्या करेगा? नदियों के जल को ओढ़ लेगा। और जब नदी का पानी उसमें आएगा तो इसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी, यहाँ पेड़ पौधे अधिक उगेंगे, फसल हमारी अच्छी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में फसलें बहुत अच्छी होती हैं, फसलें बहुत अच्छी अच्छी उगाई जाती हैं। जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, ये सब फसलें आपकी कहाँ होती हैं? जलोढ़ मिट्टी में, जो जल को ओढ़ लेती हैं। इसीलिए गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन ये सब यूपी बिहार में होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं और नलकूप की व्यवस्था है, सिंचाई अच्छी होती है। इसीलिए हम जलोढ़ मिट्टी में खेती को अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। हम हर मिट्टी को अध्ययन से करेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट के अलावा कोई और भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अभी अंत में बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काली मिट्टी क्या है? इसका निर्माण लावा द्वारा होता है। हमको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत में जब काली मिट्टी है, पहले यहाँ लावा आया था। लावा क्या होता है? लावा और मैग्मा होता है। ठीक है, हमारा मैग्मा नीचे रह जाता है और लावा निकल के ऊपर आ जाता है। जब यही लावा जो है
एक ठंडा होता है तो ये मिट्टी का रूप ले लेता है और मिट्टी ये काली होती है और इसमें हमें कपास की खेती सबसे अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहाँ कपास की खेती होती है? काली मिट्टी में। भारत में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र के प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है काली मिट्टी और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं काली मिट्टी है, तो इसलिए वहाँ पर कपास होता है। इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। कपासी मृदा, कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल, जो लोग अंग्रेजी मीडियम में होंगे, देहाती नहीं होंगे, अंग्रेज शहरी होंगे, शहरी बाबू सीबीएसई वाले, उनके लिए सॉइल क्या होगा? वो कॉटन सॉइल होगा, कपासी मृदा होगा। और ब्लैक सॉइल को हम लोग कपासी मृदा के नाम से या काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा आता है तीसरा जो मिट्टी है वो है, तीसरा जो मिट्टी हमारा है वो है लाल मिट्टी। कौन सा? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की खासियत क्या होती है? यह मृदा दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, जो ये भारत है आपका नीचे वाला, ये दक्षिण भारत जो है इसके पूर्वी इधर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के हिस्से में ये पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्र में। इधर पश्चिमी क्षेत्र हो गया गुजरात, केरला, कर्नाटक, और इधर हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो पूर्वी है, दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्सा है, उस साइड जो है पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, इसीलिए उधर आलू उलू बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? आलू उलू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, लाल मिट्टी में हम लोग धान है, आलू है, आप देखते होंगे चावल ये लोग बहुत खाते हैं। तटीय क्षेत्र वाले, आंध्र वाले, तेलंगाना वाले चावल मछली खूब खाते हैं। क्यों, किस लिए खाते हैं? क्योंकि यहाँ चावल वोल बहुत ज़्यादा होता है। लाल मिट्टी में चावल वोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? यह मृदा जहाँ पाई जाती है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ? वर्षा जहाँ ज़्यादा होगी वहीं तो पाई जाएगी लेटेराइट मिट्टी। यह मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। यह मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्षा, जैसे मानस राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, वहाँ लेटेराइट मिट्टी इसीलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हम वहाँ खेती नहीं कर सकते, हमारी फसल नुकसान हो जाएगी, बह जाएगी। ठीक है, इसके लिए खेती के लिए, खेती का दुश्मन होता है लेटेराइट मिट्टी। चलिए हमारा अगला पाँचवा है। पाँचवा मिट्टी कौन सा है? शुष्क मिट्टी। और शुष्क मिट्टी को ही कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सा? मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क मिट्टी आपका मरुस्थलीय मिट्टी होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान और लद्दाख में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा लेह लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए, और राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं उसी को। ये राजस्थान और लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप लोग हैशटैग करके नोट लिख लीजिएगा कि चिकनी मिट्टी जो आपकी होती है, ठीक है, चिकनी मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत ज़्यादा जल सोखती है चिकनी मिट्टी। कभी बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ये ज़्यादा ही जल सोखती है। ठीक है, चलिए हमारा मिट्टी हमने देख लिया। क्या क्या देखा मिट्टी में? हमने देख लिया मिट्टी में कि जलोढ़ मिट्टी हमारी क्या होती है, लाल मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये शुष्क मिट्टी हम लोगों ने देख लिया और विस्तृत अध्ययन कर लिया कि इसमें कौन सा फसल हमारा उगता है। ठीक, अब हम लोग बात हैं मृदा संरक्षण की, कि मृदा को हम बचाते कैसे हैं। मृदा को हम बहुत तरीके से बचा सकते हैं, कि जैसे पौधे लगा के, बहुत ज़्यादा आप पौधे लगाइए, जिससे जब बारिश होगा तो मिट्टी आपकी कटेगी नहीं, क्योंकि पौधे की जड़ें जो है मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कम करके। ठीक है, उर्वरक और कीटनाशक का जितना ज़्यादा हम जैविक चीज़ों को प्रयोग करेंगे, उससे हमारा जो है मिट्टी जो है इससे बचाई जा सकती है। हम डैम बनाकर बांध बनाएंगे, जैसे जहाँ कटाव हो वहाँ हम बांध अगर बना देंगे तो हमारी मिट्टी जो है कटेगी नहीं। बांध बनाकर हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाकर, अगर हम फसलें उगाते रहेंगे लगातार, तब भी अगर बारिश होगी तो हमारी फसलें जो है, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को जकड़े रहेंगी और मिट्टी कटने नहीं देंगी। तो इस प्रकार से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मिट्टी। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और कहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल जो है, चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बाजरा राजस्थान में, बाजरा शुष्क मिट्टी पे होती है, आर्द्र मिट्टी पे होती है, नमी जहाँ हो वहाँ होती है, इसलिए राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ज्वार जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, और मक्का आंध्र प्रदेश में, दाल महाराष्ट्र में, गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, वहीं चाय की बात करेंगे, असम में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, जिसके लिए जीआई टैग 2004 में भारत में पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग चाय के लिए। ठीक है,
कॉफ़ी कर्नाटक में, और कॉफ़ी अगर विदेशी की बात करेंगे तो ये लिया गया था दक्षिणी अफ्रीका से कॉफ़ी का उत्पत्ति हुई थी। चलिए, और कुछ फसल है उसके बारे में हमने जैसे देखा था कि व्हाइट जो गोल्ड होता है, श्वेत सोना जिसको कहते हैं, कपास, ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। वहीं बात करेंगे जूट, जो गोल्डन रेशा होता है, सुनहरा रेशा होता है, वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और ये प्राकृतिक रेशा है जो पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में। वही रबड़ जो है केरला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विश्व की बात करेंगे तो थाईलैंड में रबड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको श्वेत हाथियों का देश भी कहा जाता है। आइए, और भी कुछ फल के, जहाँ फल सबसे ज़्यादा कौन सा फल पाया जाता है, कौन से ऐसे राज्य हैं, जैसे संतरा है। संतरा, नागपुर का संतरा बहुत फेमस है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और काजू गोवा में पाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में भी काजू का उत्पादन अच्छा होता है। लीची जो है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, बिहार में लीची बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी के लिए मुजफ्फरपुर बिहार की लीची को जीआई टैग भी मिला था। और इस बार 2020 में, करंटली 2020 में असम के तेजपुर के लीची को जीआई टैग दिया गया है। अल्फांसो आम कहाँ का आम है? अल्फांसो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र का आम है। सहतूत जो है अमृतसर पंजाब में एक रेशा है सहतूत, ठीक है, जो मूंगा, टरसा, ये सब रेशा मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सहतूत की खेती सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है। अंगूर, नासिक महाराष्ट्र का अंगूर भी फेमस है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। अनानास, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी के पास में पड़ता है, और यहाँ से सिक्किम और दार्जिलिंग की दूरी बहुत ही नज़दीक है। अगर जो लोग घूमने के शौकीन हैं तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी या फिर दार्जिलिंग या फिर सिक्किम, सिलीगुड़ी के पास में पड़ता है। अनानास सबसे ज़्यादा वहीं होता है। केला, भुसावल महाराष्ट्र, जलगांव में। और चीकू जो है दहानू महाराष्ट्र में। वहीं सेब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कोटगढ़ में सेब सर्वाधिक होता है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी, JNK में भी सेब सबसे अच्छा पाया जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब वहीं पाया जाएगा जहाँ ठंडा रहेगा। अमरूद की बात करें तो अमरूद इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश का अमरूद फेमस है, और यहीं से अमरूद को निर्यात किया जाता है भारत के और राज्यों में या विदेशों में अमरूद निर्यात किया जाता है इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से। इसका नाम हो गया है प्रयागराज। तो अब जो है अमरूद की बात करेंगे तो प्रयागराज में सर्वाधिक पाया जाता है, और इसकी अच्छी अच्छी ब्रांड जो है अमरूद की विदेशों में निर्यात करते हैं हम लोग। तो इलाहाबाद वाले खुश हो जाओ, क्योंकि आपके यहाँ से अमरूद जो है। वहीं आंवला की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ से आंवला निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवला प्रतापगढ़ में बहुत, जिसमें विटामिन सी स्कारविक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब भारत के प्रमुख मसाले देख लेते हैं। मसाले सबसे ज़्यादा केरला में, काली मिर्च, कार्डमम की पहाड़ी केरल में पाया जाता है। कहाँ पे? कार्डमम की पहाड़ियों में। कार्डमम की पहाड़ी केरल में। इलायची भी वहीं कार्डमम की पहाड़ी केरल में। लौंग भी वहीं पे केरल में। लौंग एक पुष्प होता है, लौंग एक फूल होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दालचीनी केरला में, तेजपत्ता केरला में। तो इसलिए आप पूरा मसाले का जो भी आप देख सकते हैं केरला में, इसलिए केरला को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं केरल को मसालों का घर, मसालों का बगीचा कौन सा है? केरल को, मसालों का घर केरला को। अब वही बात कर लेते हैं। अदरक आपका तना है, हल्दी आपका तना है, आलू आपका तना है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अदरक आंध्र प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश। वहीं धनिया की बात करेंगे तो राजस्थान, जीरा राजस्थान, मेथी राजस्थान। धनिया, जीरा, मेथी राजस्थान में। और केसर भारत का एकमात्र राज्य उत्पादन होता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। और सौंफ, इसका पुष्प होता है, सौंफ जो क्या होता है, फूल होता है, भूलना नहीं आपको, ये पंजाब में। लहसुन हरियाणा में, और अजवाइन बिहार में, ये सब पाया जाता है। और बात करेंगे सरसों, उत्तर प्रदेश में उत्पादन इसका अच्छा खासा होता है। वहीं राजस्थान में भी सरसों बढ़िया होता है। और केरल को मसालों का घर या मसालों का बगीचा कहा जाता है, और यहीं से अंग्रेजों ने खूब मसाले का निर्यात भी किया था जब भारत गुलाम था, ठीक है। तो इस तरीकों से आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है कि मृदा जो है क्या होता है, मृदा के प्रकार क्या होता है, फसल क्या होता है, फसलों के प्रकार क्या होता है, कौन सी फसल किस मिट्टी पर होती है, ठीक है। विदेशी फसलों के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन सी विदेशी फसलें, जैसे मिर्च हमने दक्षिण अमेरिका से लिया, कॉफी अफ्रीका से लिया। रेशा पढ़ा हमने, रेशे में देखा प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। और प्राकृतिक रेशा में हमने देखा ऊन देखा, और रेशम जिसमें जूट और कपास हमने पौधों से देखा। वहीं बात करें कृत्रिम रेशा में तो हमने रेयान, नायलॉन देखा। और क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। मिट्टी में हमने क्या क्या पढ़ लिया? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी। और हमने देखा कि चिकनी मिट्टी जो है इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वहीं बात करें मृदा संरक्षण के बारे में, हमने पढ़ा कि मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, बांध बनाकर, पेड़ पौधे लगाकर, और उर्वरक का इस्तेमाल कम करके। वहीं हमने देखा कि भारत की प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूं, जौ, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य था, और भी जैसे कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, रबड़ में केरल, ये सब पढ़ लिया। भारत के हमने प्रमुख फलों के बारे में देखा, जिसमें संतरा, काजू, लीची, अल्फांसो आम, ठीक है, नींबू, आंवला, मिर्च देखा। वहीं मसालों के बारे में देखा, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता के बारे में। और केरल को मसालों का घर कहा जाता है। तो इस तरीके से वीडियो में आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, और 3 से 4 नंबर प्रश्न आपका टेट, सुपर टेट या फिर किसी UPSC का क्वेश्चन यहीं से मृदा और कृषि का बनता है। UPPSC में आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो लोग और भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया, कृषि और मृदा। इसके बाद हम लोग इसका करेंगे कल पूरे 30 क्वेश्चन के साथ टेट, जो 2011 से 19 में क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। और ये आज का 17वां लेक्चर था। कल 18वां लेक्चर में हम लोग करेंगे
कि विगत वर्षों में आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट, सी टेट या फिर आने वाले संभावित प्रश्न हैं वहां से हम आपको बताएंगे। तो कृषि और मृदा का पार्ट 2 आज था। विदेशी फसलें, रेशा तंतु, मिट्टी और मिट्टी के प्रकार, रबी और खरीफ जायद की फसलें हमने देख लिया है। और जो लोग मैथ की वीडियो देख रहे हैं लगातार और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग भी जाकर यूपी टेट मैथ्स की जो सीरीज प्राइमरी और जूनियर की चल रही है, आज हमने नंबर सिस्टम पार्ट 9 आखिरी पार्ट नंबर सिस्टम खत्म कर दिया है। 10वां लेक्चर था आपका ये, जिसमें मैंने आपको भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल बताया है। और कमजोर छात्र इसको देखकर उत्तर बता देंगे। 1 नंबर का प्रश्न आपका यूपी टेट में नंबर सिस्टम से यही बनता है, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल से। तो इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को फैलाइए दूर तक, बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट के ग्रुप में। और आप सभी को पता होगा कि सुपर टेट जूनियर एडेड स्कूलों में 1894 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 22 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 11 अप्रैल को उसकी परीक्षा होगी और 11 मई को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए जो लोग जूनियर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी लगातार वीडियो को देखते रहें, मैथ और इन्वायरमेंट की। हम जल्दी से मनोविज्ञान की कक्षा स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।